नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये पब्लिश है, सभी लोगों के लिए है। इस समय काव्य की जो इकाई है वह कराई जा रही है, जिसमें आपने देखा कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएँ कराई गई, मुक्तिबोध की कविताएँ कराई गई, सुदामा पांडे धूमिल की कविता हो गई, नागार्जुन का हो गया, रामधारी सिंह दिनकर का हो गया। कल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कराया गया था, लाइव कक्षा पब्लिश है, आप लोगों ने देखा ही। आज हम लोग बात करेंगे अज्ञेय की। अज्ञेय की जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं उन्हीं की बात आज हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर जो कविताएं हैं वो कॉमन लेकर चला जाता है। जैसे आप देखेंगे कि एमपी एपी के अगर पाठ्यक्रम में देखें तो असाध्य वीणा और नदी के द्वीप लगा हुआ है। ऐसे यूपी एपी की बात करें तो असाध्य वीणा तो सभी में कॉमन है। तो इस यूजीसी नेट की बात करें तो इस तरीके से तीनों में जो सिलेबस में लगी हुई कविताएं हैं उन सारी कविताओं की बात हम लोग करते चलेंगे। इसमें ये वीडियो पब्लिश है, सभी लोगों के लिए है। और प्रारंभ में ये नहीं कि आपने 2 मिनट देखा, 4 मिनट देखा, फिर कहा चलो ठीक है देख लेंगे। समय है तो पूरा वीडियो देखिए, नहीं समय है तो यहीं से आप स्किप कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को समय नहीं देंगे तब तक वो बेहतर कैसे हो सकता है या उसके बारे में कैसे आप निर्णय ले सकते हैं। और अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें प्रतिदिन आपको इसी तरीके का पीडीएफ मिलता रहे, वीडियो लेक्चर मिलता रहे, लाइव क्लास मिलती रहे, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लें। महीने के प्रारंभ में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक शुल्क में छूट रहती है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। अभी लगातार लोगों का मैसेज आ रहा है, अभी 1 से 5 के बीच में छूट चल रही है, तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो नंबर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। लगभग 50 या 55 मिनट का लेक्चर होगा। आप कंप्लीटली इस लेक्चर को देखें और कॉन्सेप्ट को समझें। जब तक आप रचनाकार के बारे में नहीं समझेंगे, रचनाकार के काव्य की प्रवृत्तियां नहीं समझेंगे, तब तक उनकी जो रचनाएं, उनकी जो कविताएं पाठ्यक्रम में लगी हैं उन्हें नहीं समझ सकते हैं। अगर आप कहें कि केवल तथ्यों को रट लें और रटकर परीक्षा में सफल हो जाएं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और यहाँ आपको पहले की तरीके से नहीं कि तथ्य रट लिया और हो गया, एक किताब पढ़ लिया हो गया। अब कॉन्सेप्ट बेस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तथ्यों को आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। तो अज्ञेय का जन्म 1911 में और देहांत 1987 में हुआ है। इनका जीवन यायावरी और क्रांतिकारी रहा है। अज्ञेय जी कवि के साथ साथ कथाकार, समीक्षक, चिंतक, विचारक भी थे। पत्रकारिता में उन्होंने दिनमान और प्रतीक का संपादन किया। अब प्रतीक और दिनमान से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अज्ञेय ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, रूपांबरा इनके द्वारा संपादित काव्य संकलन है। तार सप्तक के कवियों के साथ अज्ञेय की नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है, जो बाद में इत्यलम में संग्रहित दिखाई पड़ती है। इससे पहले भग्नदूत और चिंता की छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा आरंभ करने वाले अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के विशिष्ट कवि हैं। इन्होंने नए नए शब्द भी गढ़े, जिससे इन्हें शब्दों का शिल्पी भी कहा जाता है। इन्होंने नए उपमानों का भी प्रयोग किया, क्योंकि उनका मानना था कि पुराने उपमान मैले और अर्थहीन हो गए हैं। तभी इन्होंने पंक्ति भी लिखा, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। बात जब तार सप्तक की आती है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर आपका कर दें। तार सप्तक जो शुरू हुआ, तार सप्तक के कवियों ने प्रयोगशील और प्रयोग शब्द का उल्लेख किया है, प्रयोगवाद का नहीं। जब प्रयोगवाद मैंने पढ़ाया था तो वहाँ आपको बताया था, याद होगा, कि तार सप्तक के कवियों ने प्रयोगशील शब्द का प्रयोग किया है, प्रयोग शब्द का उल्लेख किया है, लेकिन प्रयोगवाद नहीं। सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया है। यानी सर्वप्रथम प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में। और इस निबंध में तार सप्तक की समीक्षा की गई, और जो समीक्षा की गई उसी के उत्तर में दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञेय जी ने कहा है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना।
तो ये भी कथन खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस सप्तक में कहा गया या किसका कथन है। तो इन्होंने क्यों कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी ने जो अपनी रचना में प्रयोगवादी शब्द प्रयोग किया था इन लोगों के लिए, तभी उन्होंने कहा कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। और फिर आगे उसी दूसरे सप्तक में वो लिखते हैं कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं बच्चन सिंह की अगर बात करें, बच्चन सिंह तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अगर बच्चन सिंह का आपने पढ़ा होगा तो बच्चन सिंह कहते हैं कि दूसरा सप्तक में एक भी कवि प्रगतिवादी नहीं है। दूसरा सप्तक में एक भी कवि प्रगतिवादी नहीं है। अपनी घोषणा के बावजूद शमशेर बहादुर प्रगतिवादी नहीं है, प्रयोगवादी ही कहे जाएंगे। रघुवीर सहाय अर्ध प्रगतिवादी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी हैं। इस सप्तक में न राजनीतिक व्यंग है, न आत्मग्रस्त वैतिकता है, पर प्रत्येक कवि प्रगतिशील और प्रयोगवादी दोनों है। दूसरा सप्तक की टेक्निक सधी हुई भाषा, बोलचाल के निकट और भावानुभूति मर्मस्पर्शी तथा प्रकृति की ताजा छवियों से युक्त है। तो यह कहा गया है बच्चन सिंह के द्वारा। रघुवीर सहाय ने जो दूसरे सप्तक में ही हैं, रघुवीर सहाय की जब बात होती है तो रघुवीर सहाय ने कहा है मार्क्सवाद के बारे में कि मार्क्सवाद के बारे में कहा कि कविता पर इसे गिलाफ की तरह चढ़ाया नहीं जा सकता। किसने कहा है? रघुवीर सहाय ने कहा है। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। प्रथम सप्तक के कवि कौन है ध्यान रखना है, तार सप्तक के, दूसरे सप्तक, तीसरे सप्तक, चौथे सप्तक, इनका प्रकाशन भी ध्यान रखना है कि 1943 है, 1951 है, 1959 है और 1979 है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कवि कौन कौन से हैं, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है, चौथे में कौन है, तो इन पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने 1943 में तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं और वक्तव्यों का संकलन कर प्रयोगवाद का श्री गणेश किया। याद होगा जब मैंने आपको तार सप्तक पढ़ाया है तो तार सप्तक में 7 कवि जो अज्ञे जी ने चुने हैं, उन 7 कवियों को चुनने का मानक क्या था? क्या मानक था? किस आधार पर 7 कवियों को चुना है? आप जाकर देखिए, वह भी वीडियो पब्लिश है और जरूर उसको देखिए। फिर वहाँ पर इसका पूरा डिटेल उत्तर आपको मिलेगा कि आखिर 7 कवियों को जो चुना गया वो किस आधार पर चुना गया, आधार क्या था। इन्होंने प्रयोग को साधन ही स्वीकार किया है, इष्ट नहीं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन साधन है। अज्ञे ने कहा है कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। ईश्वर ने मानव के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया है। कुशल शिल्पी होने के नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा भिन्न और अद्वितीय बनाई, भिन्न होने के कारण प्रतिमाएं परस्पर प्रेम कर सके। इनके जो काव्य संग्रह हैं वो इस प्रकार हैं। भग्नदूत है, चिंता है, इत्यलम है, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पारद्वार। जब आंगन के पारद्वार की बात होती है, आंगन के पारद्वार, तो आंगन के पारद्वार में आप देखेंगे कि 1959 से लेकर 1961 तक की कविताएं संकलित हैं। और इस आंगन के पारद्वार में 3 खंड हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा। 3 खंड हैं। अंतः सलीला है, चंद्रकांत शिला है और असाध्य वीणा है। तो असाध्य वीणा किस में संकलित है? आंगन के पारद्वार में संकलित है। तो इसमें 3 खंड। अंतः सलीला वाला जो भाग है उसमें 18 कविताएं हैं। सरस्वती पुत्र कविता है और बना दे चितेरे, भीतर जागा दाता, अंधकार में दीप, ऐसे 18 कविताएं इसमें संकलित हैं। अंतः सलीला जो खंड है इसमें अंतिम कविता है सांस का पुतला। 1964 में आंगन के पारद्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 78 में कितने बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, मैं पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कि इनके ये संग्रह हैं। आंगन के पारद्वार जैसा मैंने अभी बताया था 3 खंड है
और ये तीनों क्रम से ही हैं। अगर बाई द वे परीक्षा में क्रम से पूछा जाए तो ये तीनों क्रम से हैं। अंतःसलिला, चंद्रकांत शिला, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा चीनी लोक कथा टाइमिंग ऑफ द हार्प पर आधारित है। आंगन के पारद्वार में अज्ञे ने विराट जीवन और अनिर्वचनीय तत्व के साथ अपने मन का संबंध स्थापित किया। और इस संग्रह में जैसा मैंने बताया कि 1951 से 1959 से 61 तक की कविताएं संकलित हैं। उनके काव्य संग्रह काव्य में प्रेम सौंदर्य का सुंदर समन्वय मिलता है। अब उनके जो काव्य हैं, उनके काव्य में प्रेम का क्या सुंदर समन्वय मिलता है। जब यह बात आती है कि प्रेम के काव्य का सुंदर समन्वय मिलता है तो कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये चीज़ तो मुझे मिला ही नहीं है। भाई जब चीज़ों को आप पढ़ेंगे तभी तो मिलेगा। अज्ञे प्रेमानुभूति के कवि हैं। अज्ञे के काव्य की मूल चेतना जो रही है वो मूल चेतना क्या थी? मूल चेतना संस्कृति थी। आपका 10 मिनट लगभग समय लेंगे, लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कविताओं पर आएंगे। गौर से सुनिए। अगर आपने अज्ञे पर ही रिसर्च किया है तो भी आप इसको गौर से सुने। अज्ञे के काव्य की मूल चेतना क्या थी? संस्कृति रही है। सभ्यता के दबाव को उन्होंने बहुत कम महसूस किया है। अज्ञे प्रेम के कवि हैं, भूख ने उन्हें बहुत कम सताया है। उनके काव्य में प्रेम के आलम्ब सौंदर्य के बहुरंगी चित्र देखने को मिलेंगे। उनकी जो आरंभिक कविताएं हैं, आरंभिक कविताओं में तो प्रणय का भावुक और रजित रूप प्रकट हुआ है। कई स्थलों पर अगर देखें तो रहस्यवादिता भी उनकी कविताओं में देखने को मिली है। क्योंकि आप देखेंगे रहस्यवादिता की जब बात आती है कि तेरे पवन वरण कमल को छूकर धन्य भाग अपने को लोग मानते हैं सबके। सुना है पंक्ति? नहीं सुना है? जितेंद्र पाठक ने कहा है कि अज्ञे मुख्यतः प्रेमानुभूति के कवि हैं। उनका सारा व्यक्तित्व नारी सापेक्षता में ही फलीभूत होता है। तो अज्ञे मूलतः रोमांटिक संवेदनाओं के कवि हैं। अज्ञे मूलतः रोमांटिक संवेदनाओं के कवि हैं। लिखना चाहें लिख लें, रोमांटिक संवेदनाओं के कवि हैं। आप देखें एक आलोचक के शब्दों में ऐसा भी देखने को आपको मिलेगा कि जो भग्नदूत है, भग्नदूत से लेकर कितनी नावों में कितनी बार तक अज्ञे ने प्रणय को अनेक कोणों से देखा है, परखा है और अपनी अनुभूति को मंजी हुई शब्दावली बिंब प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अगर प्रेम के उभय स्वरूप की बात की जाए तो अज्ञे के काव्य में प्रेम के साधनात्मक और वासनात्मक दोनों रूप देखने को मिलेंगे। इसीलिए उभय स्वरूप मैंने कहा है। साधनात्मक और वासनात्मक दोनों स्वरूप उपलब्ध हैं। साधनात्मक जो अज्ञे की रचनाओं में साधनात्मक प्रेम का चित्रण हुआ है वो प्रायः क्या है? वो है रहस्यवादी भूमि पर हुआ है। चाहे वो पूर्ववर्ती कवियों के प्रभाव को आप मान लें या वर्तमान परिस्थिति को मान लें, अज्ञे के दृष्टि में साधनात्मक रूप पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। अज्ञे अधिकांशतः प्रेम के वासनात्मक रूप के प्रति ही आकर्षित होते हैं। इसीलिए इंद्रनाथ मदान ने लिखा है कि अज्ञे का व्यक्तित्व इतना अहमवादी है और उनकी जीवन दृष्टि इतनी व्यक्तिवादी है कि वो प्रेम के साधनात्मक रूप में स्वयं अधिक काल तक तन्मय नहीं रह सकते। अब इसके बाद में अगर प्रेम का साधनात्मक रूप और भी देखें तो इनकी कविताएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि छवि दर्शन तो दूर मुझे तेरा चिंतन ही महामिलन है। तो ये क्या है? साधनात्मक रूप तो दिखाया गया। छवि दर्शन तो दूर मुझे तेरा चिंतन ही महामिलन है। और इतना ही नहीं, साधना है तो वहां पर विरह भी दिखाई गई कि पूछ लूं मैं नाम तेरा,
पूछ लूं मैं नाम तेरा, मिलन रजनी हो चुकी, विच्छेद का अब है सवेरा। ऐसे प्रेम के वासनात्मक रूप की अगर बात करें तो चूंकि ये अहमवादी हैं, इसीलिए साधनात्मक रूप में बहुत ज्यादा नहीं टिक पाते हैं। व्यक्तिवादी हैं और साधनात्मक रूप में अधिक समय तक तल्लीन नहीं रह पाते, तुरंत वो वासनात्मक रूप में आ जाते हैं और लिखते हैं कि यह मेरा श्वास है उत्तम, यह मेरा श्वास है उत्तम, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धारा, काम है अभिशाप, तुम कहाँ हो नारी। ऐसे प्रेम में निराशा और पलायन भी इनकी रचना में देखने को मिलेगा। प्रेम में भोग की स्थिति प्रधान नहीं कहा गया है। इनकी कविताओं में नारी के अभिमान को तोड़ने के इच्छुक जो हैं उनका चित्रण किया गया है। तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा आज ये अभिमान, और प्रणय व्यापार की स्वच्छंदता भी देखने को मिलेगी। अनुभूति भी देखने को मिलेगी। अभी रहस्यानुभूति की बात मैंने प्रेम के स्वरूप में आगे आपसे किया है। इत्यलम अज्ञेय की समस्त फुटकर कविताओं का संग्रह है और यह संग्रह 4 भागों में है। वंदी जीवन, हे हारिल, वंचना के दुर्ग, मिट्टी की ईहा, और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरी घास पर क्षण भर आज्ञेय की पहली प्रौढ़ कृति मानी जाती है। बावरा अहेरी में जो अहेरी शब्द है वो आलोक का प्रतीक है, जो बाह्य जगत में प्रकृति के अंधकार और अंतर जगत में मन के तमस को मिटाता है। जब बात प्रतीक की आती है तो कल मैंने प्रतीक पर भी आप लोगों को बताया था, याद होगा। कल जब प्रतीक की बात हुई थी तो निराला की कविता में राम की शक्ति पूजा में, निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा में मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा, कि राम किसके प्रतीक हैं और रावण किसके प्रतीक हैं। याद आया नहीं आया? कल की लाइव कक्षा में बताया था, लेक्चर में भी बताया था। वीडियो पब्लिश है, जो भी नए लोग देख रहे हैं जरूर कमेंट करिएगा कि आपको पता है या नहीं। बावरा अहेरी के प्रारंभिक पंक्तियों पर उमर खयाम के रुबाई का भी प्रभाव है। सांप आज्ञेय की व्यंग्यात्मक कविता है, यह नगर के सभ्य लोगों पर व्यंग है। इंद्रधनुष रौंदे हुए काव्य संग्रह में संकलित है। शमशेर बहादुर ने कहा है कि आज्ञेय की कलात्मक अनुभूति के सांस्कृतिक दृष्टि है, पर वह कलात्मक अनुभूति के दर्पण में ही है। एक चिड़ का खाका में आज्ञेय ने जापानी काव्य का नमूना प्रस्तुत किया। जापानी में इसे हाइकू कहते हैं और ये एक प्रकार का मुक्तक होता है। आज्ञेय की भाषा पर नंदुलारे वाजपेयी ने लिखा है कि जहां तक अनुभूति और संवेदना के भाषिक रूपांतर का सवाल है, संभवतः निराला के बाद आज्ञेय ही ऐसे कवि हैं जिसमें सबसे अधिक प्रयोगशीलता दिखाई पड़ती है। वहीं हरिचरण वर्मा ने कहा है कि सही शब्द की तलाश और तरासे हुए शब्द के साथ अनुभूति का गठन आज्ञेय की विशेषता है। आज्ञेय की रचनाओं में जीवन के प्रति आस्था है, बौद्धिकता है, नवीन यथार्थवाद है, क्षणवादी जीवन दृष्टि है और अहमवाद की वैतिकता भी देखने को मिलती है। आपको याद होगा जब मैंने आज्ञेय को पढ़ाया, जब प्रगतिवाद प्रयोगवाद की बात हो रही थी, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की बात हो रही थी, तो वहां पर आज्ञेय की बात की गई थी, आज्ञेय की कविताओं की बात की गई थी। जीवन के प्रति जो आस्था है, जीवन के प्रति आस्था के बारे में भी आपको बताया गया कि जीवन के प्रति जो आस्था दिखाई देती है वो जीवन के प्रति आस्था किस तरीके से है। बौद्धिकता, नवीन यथार्थवाद, तो इन सारी चीजों की चर्चा हम लोगों ने वहां पर की है। भाई भावुकता और बौद्धिक संश्लेषण की अगर बात करें, याद होगा आपको मैंने पढ़ाया था कि प्रयोगवादी कविता में छायावाद की तरह वायव्यता, शुद्ध भावुकता और कल्पना नहीं है और ना ही प्रगतिवाद की कोरी यांत्रिक विचार है। आज्ञेय ने लिखा है, जो इनकी कविताओं में खुद बौद्धिकता मिलेगा, भावुकता मिलेगा, कि फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, जीवन का सुख लो देह मन आत्मा की रचना से, पर मरे तो मर जाने दो। तो इस तरीके से सारी चीजें यहां पर आपको बताई गई हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण भी देखने को मिलेगा, क्षणवादी जीवन दृष्टि भी मिलेगी, अहम की बात की गई वो भी आपको मिलेगा, यौन कुंठाओं की प्रबलता जो है वह भी देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीजों पर चर्चा की जा चुकी है साहित्य के इतिहास में। अब यहां पर बात करें हम लोग
नदी के द्वीप कविता। नदी के द्वीप कविता। तो नदी के द्वीप कविता की जब बात आती है तो यहाँ पर आइए एक एक चीज देखते चलते हैं, एक एक की व्याख्या करते चलते हैं। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सोहिनी बह जाए। वो हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार साइकिल कूल माँ है वह, इसी से हम बने हैं, इसी से हम बने हैं। तो यहां पर जो ये कविता कही गई नदी के द्वीप कविता, इसमें व्यक्ति और समाज की स्थिति की व्यंजना है। व्यक्ति और समाज, जो नदी है, जो द्वीप है, वो द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है और जो नदी है वो समाज का प्रतीक है। नदी का द्वीप कहता है कि वो द्वीप नदी का द्वीप है, उसी ने उसको उभार दिया है, उसके सारे कोण गलियां अंतरीप, उसका उभार आदि रेतीले किनारे सब उसी के द्वारा गढ़े गए हैं। उसकी सारी स्थितियां ही नदी द्वारा बनी हुई हैं और वह ही उसकी माता है, उसकी जननी है। द्वीप स्वीकार करता है कि उसी के कारण उसका अस्तित्व है। भाई नदी नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व कहाँ रहेगा, यानी समाज ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति का अस्तित्व कहाँ रहेगा। यानी व्यक्ति का चिंतन, भाव, दर्शन आदि का निर्माण समाज के अंतर्गत होता है, उसका सारा अस्तित्व ही समाज के सापेक्ष है, समाज के सापेक्ष ही है। तो प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा व्यक्ति और समाज की स्थिति की व्यंजना इन पंक्तियों के माध्यम से की गई। अब इसके बाद में अगला पद है, किंतु हम है द्वीप हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत सोहिनी के, किंतु हम बह नहीं सकते क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। यानी द्वीप कहता है कि हम तो मात्र द्वीप हैं, हम तो मात्र द्वीप हैं, नदी की धारा नहीं है। नदी तो गतिशील रहती है, वही हमें आकार देती है, हमारा नदी के प्रति पूर्ण अस्थायी समर्पण है, हम तो उसी के द्वीप हैं और उसी के द्वारा निर्मित हैं। फिर भी हम क्या हैं, गतिहीन हैं, उसके साथ बहते नहीं है, क्योंकि बहने का परिणाम होता है रेत होना। रेत होना का आशय अपना अस्तित्व समाप्त कर देना। अगर हम बहने लगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और हमारे पैर उखड़ जाएंगे। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, सहेंगे, बह जाएंगे और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी या धार बन सकते, रेत बन सकते। हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे, द्वीप हैं हम। कहते हैं कि हम बहना भी चाहें तो भी हम बह नहीं सकते, हम तो बिखरेंगे, रेत बनेंगे, नदी के प्रवाहित जल को ही तो गंदा बनाएंगे, उसकी उपयोगिता को ही तो हम धूमिल करेंगे। यानी कहने का आशय है कि परंपरा की गति में यदि व्यक्तित्व भी बह जाएगा तो समाज में गंदगी ही फैलेगी। व्यक्ति श्रेष्ठ, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्तित्व ही समाज को श्रेष्ठ गति प्रदान करने में सहायक होता है। व्यक्ति जहां समाज से संस्कार पाता है वहीं उसका श्रेष्ठ व्यक्तित्व सामाजिक जीवन में प्रकाश पुंज की भांति दृढ़ता से खड़ा रहता है। तो इस कविता में आप देखेंगे कैसी चेतना देखने को मिलती है, तो व्यक्तिवादी चेतना। आगे की इस कविता में कैसी चेतना है, व्यक्तिवादी चेतना देखने को मिलती है। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, ये नहीं है साप, यह अपनी नियत है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठ नदी के गोद में, हम बृहद भूखंड में सबको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। द्वीप कहता है कि यदि कभी ऐसी स्थिति आ भी गई तो उसे बहना ही पड़ गया तो उसे उस विषम स्थिति भी स्वीकार है, क्योंकि वह तो नदी का पुत्र ही है, उसी ने उसे जन्म दिया, आकार दिया, संस्कार दिया, इसलिए वह उसे भी अपना भाग्य ही मानेगा। वो तो उसे समर्पित है, उसकी गोद में ही समाया है, फिर ये उसका अधिकार है कि वो उसके साथ कुछ भी करे, उसके द्वारा ही हमारा संपर्क विशाल भूखंड से होता है। और जो विशाल भूखंड है वो हमारा कौन है, वो विशाल भूखंड हमारा पिता है। तो समाज संस्कृति के संयोग से ही व्यक्ति का अस्तित्व है। विश्व समुदाय समाज को संस्कार और जीवन देता है, तो वह भी तो हमारा पिता है।
विश्व समुदाय, भूखंड की बात हो रही है। तो द्वीप बहकर भी भटकना नहीं चाहता, वो विश्व चेतना में समाहित हो जाना चाहता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि नदी के द्वीप, जो पूरी कविता दी जा रही है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, बृहद जो भूखंड की बात की गई है, इसमें अगर अलंकार देखा जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपक भी है, कह सकते हैं रूप का अतिशयोक्ति अलंकार, ये भी कह सकते हैं। अगली पंक्ति है, नदी तुम बहती चलो, नदी तुम बहती चलो और भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मंजती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरे से किसी स्वेच्छाचार से या अतिसार से, तुम बढ़ो पलवन तुम्हारा घर घराता उठे, ये स्रोत सोहनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर, काल प्रवाहनी बन जाए तो हमें स्वीकार है वह भी, उसी में रेत होकर फिर छिनेंगे हम, जमेंगे हम, फिर कहीं पैर टिकेंगे और कहीं फिर खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मात उसे फिर तुम संस्कार दो। तो यहां पर जो कहा गया है वो ये है कि हे सामाजिक चेतना रूपी नदी, तुम हमेशा गतिशील बनी रहो, तुम हमेशा गतिशील बनी रहो, क्योंकि तुम्हारे गतिशील होने से ही द्वीप का निर्माण होता है। विस्तृत भूखंड का जो रूपाकार है, उसका जो दायित्व है, उसकी जो सामग्री है वो द्वीप को मिलती है, उसका परिष्कार नदी ही करती है। तो हे नदी, तुम उस दायित्व का परिमार्जन करती रहो, उसे नित्य नया संस्कार देती रहो। यदि कभी सामाजिक चेतना रूपी नदी में अत्यधिक आह्लाद के प्रभाव से या किसी स्वच्छंद आचरण के कारण और निरंकुशता के प्रभाव के कारण, या कह सकते हैं दूसरों के स्वच्छंद अत्याचार के कारण उसमें अत्याचारी स्थिति उभर सके, क्रांति या विद्रोह की बाढ़ आ जाए और मंद गति सरिता ही भयंकर विध्वंस रूप धारण कर ले, तो यह स्थिति भी द्वीप को स्वीकार है। भले ही यह स्थिति उसे व्यक्तित्व के सम्मुख विनाश का संकट उपस्थित करती है, जो मानव के सम्मुख कीर्तिनाशा का रूप भी धारण कर सकती है, द्वीप के सामने कीर्तिनाशा का रूप धारण कर सकती है, जिससे वह रेत बनकर बह सकता है, वह भी उसे स्वीकार है, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है। वो रेत बनकर भले ही बिखर जाएगा, लेकिन पुनः छनेगा, दोबारा छनेगा, और छन कर कहीं ना कहीं वो जरूर जम जाएगा और कहीं ना कहीं पैर जरूर टिक जाएंगे, और यह स्थल उसके विकास का आधार बन जाएगा। और वह क्षण अवश्य आएगा जब उसका अस्तित्व फिर से स्थापित हो जाएगा, नया आकार मिल जाएगा, शायद वह इससे अधिक श्रेष्ठ और सुंदर हो। तो हे नदी, तुम मेरी माता हो, तुम द्वीप को फिर सुसंस्कृत आकार दो। अर्थात सामाजिक चेतना रूपी नदी को द्वीप के अस्तित्व का, यानी व्यक्तित्व चेतना को पुनः संस्कार परिष्कार के माध्यम से विकास प्रदान करने की बात की गई है। अब इसके बाद में आते हैं अगली जो कविता है, कलगी बाजरे की। कलगी बाजरे की कविता है। कलगी बाजरे की कविता में आप देखेंगे दिया गया, कलगी बाजरे की हरी बिछली घास, दौलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहाई कोई टटकी कली चंपे की, वगैरह तो नहीं कहता कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही कि ये उपमान मैले हो गए हैं। आप देखेंगे ये पंक्तियां खूब पूछी जाती हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, और कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो इस तरीके की पंक्तियां परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं कि किस कविता की पंक्ति है। तो यहाँ पर अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का चित्रण करने के लिए नए नए उपमानों का प्रयोग किया जा रहा है। सौंदर्य के लिए जो पुराने उपमान हैं उनका प्रयोग निषेध किया गया है। शाम का समय है, जब आकाश में सूर्यास्त हो रहा होता है, लाल हो जाता है आकाश, तब जो तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है
तो उसके लिए अपनी प्रियतमा के सौंदर्य को प्रायः उसी में उपमा के रूप में दिखाया गया है। उपमा के रूप में दिखाया गया है। यह शरद ऋतु में सुबह के समय जब ओस की भीगी हुई बूंद पर सूर्य की किरण पड़ती है तो चंपे की कली को प्रिय के सौंदर्य का उपमान बताया गया है। आगे उन सभी उपमानों को तिरस्कृत करके अपनी प्रियतमा के सौंदर्य को मुलायम हरी घास, हवा के हल्के झोंके से हिलती बाजरे की लंबी लंबी बालियां जो हैं उससे उपमानित किया है इस कविता में। कहते हैं कि हरी मुलायम घास और बाजरे की लंबी पतली बाली को अरुणिम आकाश में उदित चमचमाते तारों और ओस से भीगी कुमुदनी और चंपे की कली की तुलना में साधारण मानकर यह समझने की भूल नहीं करना चाहिए कवियों को कि उससे अच्छा ही है। नवीन उपमान से अपनी प्रिया के सौंदर्य को उपमानित करने का कारण यही बताया गया कि पुराने उपमान की विशेषता अब समाप्त हो गई है। यानी आगे परंपरागत उपमानों के स्थान पर नए उपमान करने की जो घोषणा करते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब ऐसी बात होती है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उल्लेख अलंकार। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के निजी किसी सहज गहरे बोध से किस प्यार से मैं कह रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की, आज हम सहरारतियों को पालतू मालंज पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का ऐश्वर्य का औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर दौलती कलगी अकेले बाजरे की। और फिर कहा गया, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूं और खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और एकांत होता हूं समर्पित, शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो इस कविता के माध्यम से ये भी बताया गया है कि अज्ञे जी कहते हैं अपनी प्रियतमा के लिए, जो यहाँ पर कवि ने नायिका रखा है, अज्ञे जी ने नायिका रखा है, प्रियतमा रखा है, उससे प्रश्न करते हैं कि ये बताओ कि जो नए उपमान है, नए उपमान से उसके सौंदर्य को उपमानित करने के कारण वह अपने रूप और उस रूप के प्रति असाधारण प्रेम को पहचानने में भूल कर बैठेगी। क्या उसे अपने रूप और कवि के प्रेम की साधारणता में संदेह हो गया है? ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि परंपरागत उपमानों के साथ हृदय का जैसा सामंजस्य स्थापित होता है वैसा नवीन उपमानों के साथ नहीं हो पाता। फिर भी कवि को विश्वास है कि नवीन उपमानों की सहायता से चित्रित किए गए सौंदर्य और उस सौंदर्य के प्रति कवि के गहरे प्रेम को हृदयंगम करने में उसकी प्रिया से कोई चूक नहीं होगी। क्योंकि नए उपमान का प्रयोग किया गया तो इसी नए उपमान पर ही कहा गया। भाई अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी की आंखें सुंदर हैं तो क्या कह दिया गया? मृगनयनी, मृगनयनी, है ना, अच्छी उपमान। किसी का मुखड़ा है, कह दिया गया कैसा है? चांद सा मुखड़ा। तो ये सब तो पुराने उपमान है, रटा रटा है, तुरंत कोई भी देखेगा समझ जाएगा। लेकिन अगर कोई मृगनयनी है, आंखें सुंदर है, और कोई ट्रक ड्राइवर है और वो कहता है कि आपकी आंखें बहुत सुंदर है जैसे मेरे गाड़ी की हेडलाइट, जैसे मेरे गाड़ी की हेडलाइट। याद आ गया होगा आपको, एक मूवी है राजा हिंदुस्तानी, उसमें कहता है ना कि मेरे गाड़ी की हेडलाइट के तरीके से। तो अब एक नया ही उपमान हो गया। तो इससे जो नए लोग हैं, जो लोग हैं, उनको हंसी आएगी, बल्कि ये उपमान समझ में नहीं आएंगे। तो वही चीज यहां पर दिखाने की कोशिश की गई कि जो पुराने उपमान है वो मैले हो गए हैं, जो नए उपमान है, नए दृश्य हैं, नए बिंब हैं, उनका प्रयोग किया गया है। और तारसप्तक की भूमिका में अज्ञे ने तो कहा है कि नवीन उपमानों के प्रयोग के बारे में उन्होंने कहा है। तो खैर यहां पर आपने देखा। फिर यह दीप अकेला, यह दीप अकेला कविता की अगर बात करें तो यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि
यहाँ पर कहता है कि उसका व्यक्तित्व दीप के समान स्नेह अपूरित है और इसमें गर्व या अभिमान भी भरा हुआ है। यह अपने कृतित्व पर इठला भी रहा है, पर दीप यही चाहता है कि उसे इस पंक्ति में स्थान मिल जाए जहाँ अन्य दीप सजे हुए हैं, ताकि वह अपना पृथक अस्तित्व रखकर भी एक सामूहिक प्रकाश पुंज से जग को अवलोकित कर सके। दीप ये नहीं चाहता कि उसका व्यक्तित्व कहीं विलीन हो जाए, उसका पृथक अस्तित्व बना रहना आवश्यक है, क्योंकि अगर उसका व्यक्तित्व कहीं विलीन हो गया तो जो गीत वो गाता है फिर उसे वो कौन गा सकेगा। कहते हैं यह जन है गाता गीत जिन्हें और फिर कौन गाएगा। ये जन है फिर भी जन की बात कौन करेगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। ज्ञान रूपी सागर में गहरे प्रवेश करके अनुभव और संवेदना रूपी मोती फिर कौन ला पाएगा। जो मोती समाज हितार्थ होते हैं, समाज के कल्याण के लिए होते हैं। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। कभी सच्ची आस्था रूपी आग सुलगाने वाली समिधा से अपनी समता करते हुए कि यही इस आस्था रूपी अग्नि को सुलगाने वाला व्यक्ति है, उसके अस्तित्व में विलीन हो जाने पर फिर आग कौन सुलझा पाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला, ऐसा दूसरा नहीं है, अद्वितीय नहीं है। यानी उसके जैसा चिंतक, विचारक, कलाकार दूसरा नहीं है। इस कारण उसका अस्तित्व और व्यक्तित्व अनूठा है, पर वह अपने व्यक्तित्व की यानी सृजनशील व्यक्तित्व की सार्थकता समष्टि के प्रति समर्पण में ही मानता है। यह मैं स्वयं विसर्जित, और इसलिए मानता है, इसलिए समर्पण में ही मानता है क्योंकि उसके हितार्थ ही वह पंक्तिबद्ध होना चाहता है। भाई प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे जी, और उसमें व्यक्तित्व की उन्होंने व्यक्तित्व की महत्ता उसमें स्वीकार की है, पर कला की सार्थकता समष्टि हित में ही है। तो यहां पर लोक मंगलकारी स्वर प्रमुख हुआ है। व्यक्तिवादी चेतना है, लेकिन व्यक्तिवादी चेतना में लोक मंगलकारी जो स्वर है वो मुखर हुआ है। कैसा स्वर? लोक मंगलकारी मुखर। लेकिन लोक मंगलकारी स्वर जरूर है, लेकिन अहमवादी होना यहां पर दिखाया गया। अहमवादी स्वाभाविक है, लेकिन जो ये अहमवादी है ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए है। अहमवादी व्यक्तित्व की सार्थकता समाज के हित में है, और प्रतीकात्मकता तो इसमें आपको देखने को मिल ही रहा है। जो दीप है वो दीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है। और जो पंक्ति की बात की गई कि पंक्ति दे दो, पंक्ति यानी समष्टि का प्रतीक है। पंक्ति किसका प्रतीक है? समष्टि का प्रतीक है, समष्टि का प्रतीक है। आगे कहा गया है, देखें ध्यान दें कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुता इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी अपने व्यक्तित्व को काल रूपी पिटारे में संचित मधु के समान मानता है, जो अनेक प्रयत्नों के बाद संचित हो रहा है। यह जीवन समाज रूपी कामधेनु से प्रयत्न पूर्वक संचित हुआ अमृत तुल्य गोरस ही है, जिसका संचय परिहार्थ ही किया गया है। वह एक नवंकुर है, वह एक नवंकुर है जो स्वयं धरा को फोड़कर निकला है और आज रवि को निर्भय होकर ताक रहा है, अर्थात समस्त विद्रोह को परास्त करते ही वह अस्तित्ववान हो सका है और प्रकाश पुंज सूर्य की ओर ताककर ऊर्ध्वगामी बनने को व्याकुल है। तो इस स्थिति के कारण दीप अपने को स्वयंभू यानी स्वतः उत्पन्न मानते हुए ब्रह्म के समकक्ष मानता है और ब्रह्म के समान स्वतंत्र अस्तित्व वाला असंबद्ध भी मानता है, पर वह भी समाज समर्पित होना चाहता है।
वह शक्ति में विलीन होना चाहता है। शक्ति सामूहिकता में ही है, शक्ति सामूहिकता में ही है। यानी अद्वैत चिंतन की भी छाप इन पंक्तियों पर है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अद्वैतवाद का प्रभाव, इस कविता पर कौन सा प्रभाव देखने को मिल रहा है? अद्वैतवाद का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। लिख लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग जब ये प्रश्न पूछा जाएगा, सर ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा, तो जब व्याख्या आप देखेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे गहनता से, तभी तो पता चलेगा आपको कि हाँ अद्वैतवाद का प्रभाव है या नहीं है। आगे है, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यहाँ पर आज्ञे को अपने विश्वास और आस्था पर पूरा गर्व है, क्योंकि वह इतना हल्का नहीं कि जरा संघर्ष के सामने डिग जाएगा। उसने कभी भी अपने को लघु नहीं अनुभव किया है। वह तो स्वयं मृगेंद्र है, वह तो स्वयं मृगेंद्र है। साथ ही सारे कष्ट और पीड़ाओं को भी उसने स्वयं भोगा है, सहर्ष सहा है। निंदा, अपमान, उपेक्षा, अवज्ञा आदि के अंधकार में भी वो सदा करुणा संवेदनशील बना रहा है। और इतना ही नहीं, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र, सतत जागरूक और प्रबुद्ध बना रहा है। उसके नेत्रों में उसके प्रति भी प्रेम संवेदनशील बना रहा, सतत जागरूक प्रबुद्ध बना रहा। उसके नेत्रों में उनके प्रति भी प्रेम और करुणा रही है, जिन्होंने यह सब उसे दिया है। और हर स्थिति में वो गतिशील बना रहा। उसने अपने उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनाया, उसने अपने बाहुओं को सदा ऊपर उठाए रखा, सतत कर्म चेतना से युक्त रहा और अपने अपनेपन की निजत्व को, अस्तित्व को सदा अखंड बनाए रखा। उसने किसी भी स्थिति में श्रद्धा, जागरूकता और जिज्ञासा को नहीं डिगने दिया। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, उसने किसी भी स्थिति में श्रद्धा, जागरूकता और जिज्ञासा को नहीं डिगने दिया। इसलिए वो सामाजिक भक्ति का पूर्ण अधिकारी है। उसे भक्ति भाव से सामाजिक पंक्ति में स्थान पाना चाहिए, यही उसकी कामना है। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर इन दो पंक्तियों को देखा, कविताओं को देखा। अब इसके बाद में हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर कविता की अगर बात करें तो यहाँ पर एक एक करके हरी घास की क्षण भर भी देखते चल रहे हैं। हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह है पूरा। काव्य संग्रह में कौन कौन सी कविताएं हैं वह भी जब इस पर लाइव कक्षा कराया जाएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा। हरी घास पर क्षण भर कविता का पूरा डिटेल आपको मिलेगा कि उसमें कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। खैर इसे अगर आप लोग पढ़ लेंगे, इसे आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। पूरी व्याख्या इसकी पढ़ लीजिएगा, हरी घास पर क्षण भर, या इसके बाद जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें आपको करा देंगे। टाइम काफ़ी हो रहा है, लगभग 44-45 मिनट हो रहा है। बाकी कितनी नावों में कितनी बात, इस पर आधारित भी प्रश्न आपको करा देंगे। और अगला वीडियो एक आपको देंगे असाध्य वीणा का, लंबी कविता है, इसकी पूरी व्याख्या आपको कराई जाएगी। तो अभी दूसरा लेक्चर मिलेगा, उसे भी आप लोग देखिएगा। कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो ये पहला वीडियो मैंने पब्लिश कर दिया था, बाकी असाध्य वीणा पर भी अभी पूरी व्याख्या मिलेगी, उसे भी पूरा आप लोग जरूर देखिएगा।